सो हेलो नमस्ते वणक्कम होला मरहबा अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। की हाल चाल गाइस। दिस इज शुभम गुप्ता लाइव विद यू ऑन द प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले यार आई रियली होप दैट ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड यू गाइस आर हैविंग एन अमेजिंग टाइम एट योर प्लेसेस। आई रियली विश यू पीपल एंड योर फैमिली मेंबर्स द पिंक ऑफ योर हेल्थ। तो बेटा जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले दो लेक्चर्स से, पिछले दो सेशन से हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स। जी हाँ, वैसे तो बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल सी कहानी है, थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आउट देयर इन द हिस्ट्री सेक्शन। तो लेट्स क्विकली गो थ्रू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस टू लेक्चर्स। तो पहले लेक्चर में हम लोग ने स्टार्ट किया था अबाउट अंडरस्टैंडिंग द आइडिया या द स्टोरी बिहाइंड द रेवोल्यूशन, की शुरुआत कहां से हुई, जिसके लिए हमने फ्रांस के पॉलिटिकल सेटअप को समझा। हमने लुई सिक्सटींथ के बारे में बात की, मैरी एंटनी के बारे में बात की, हमने फ्रांस की फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में बात की, उनकी जो करप्ट टैक्सेशन पॉलिसी थी उसके बारे में बात की, जहां पे हमने ये कहा कि फ्रांस के अंदर फर्स्ट और सेकंड एस्टेट यानी कि क्लर्जीज और नोबल्स, जो सबसे रिच क्लासेस थी इन फ्रांस या फ्रेंच सोसाइटी, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी टैक्स, जिनको कोई टैक्स नहीं भरना था। सारा का सारा टैक्सेशन का बर्डन किस पर था? द मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट, जिसके अंदर दो तरह के लोग थे, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। उसके बाद हमने ये भी बात की किस तरीके से टैक्सेस को और ज्यादा इम्पोज करने के लिए लुई सिक्सटींथ ने एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई ऑन 5 मई 1789। इट वॉज अ फेल्ड मीटिंग। अल्टीमेटली क्या हुआ? 20 जून 1789, टेनिस कोर्ट ओथ, थर्ड एस्टेट के मेंबर्स ने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया? नेशनल असेंबली। और ये कहा दैट वी विल ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। क्यों? टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क। राजा को पसंद नहीं आया, उसने अपनी आर्मी को भेजा। अल्टीमेटली ऑल दिस रकस, ऑल दिस ड्रामा एंडेड अप इन द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। कब? 14 जुलाई 1789। क्या हुआ था? डिमोलिशन ऑफ द फोर्ट ऑफ बेसील, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट ऑफ बेसील। ठीक है ना? ये सब हम बात कर रहे थे। आगे चलकर फिर हमने देखा दूसरे लेक्चर में कि 1791 में फ्रांस गॉट इट्स फर्स्ट एवर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर पूरी गवर्नमेंट को या पूरे पॉलिटिकल सेटअप को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर और जुडिशरी ये इलेक्टेड थे बाय द पीपल देमसेल्व्स, और जो एग्जीक्यूटिव था दैट मींस द किंग। लेकिन अभी फर्क ये था कि पहले राजा वॉज एब्सोल्यूट, ही वॉज डेस्पोटिक, एब्सोल्यूट मोनार्की थी। लेकिन अभी जो मोनार्की थी वो कन्वर्ट हो चुकी थी इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ट्रांसफर ऑफ पावर था या चेंज इन पावर था, या सही शब्दों में कहूं तो पावर शेयरिंग आ चुकी थी। आगे चलकर हमने देखा किंग एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस विद ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया। अल्टीमेटली वॉर हो गया, राजा को भी अरेस्ट कर लिया गया, है ना? और राजा रानी वर किल्ड, है ना? दे वर किल्ड बाय द पीपल, या दे वर गिलेटिन पब्लिकली। और अल्टीमेटली फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टू रिपब्लिक, अगेन ट्रांसफर ऑफ पावर। ये सब हमने देखा। हमने पिछले ही लेक्चर में रेन ऑफ टेरर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है इस चैप्टर का, उसके बारे में बात की थी। लगभग 10 महीने का टाइम पीरियड था जिसमें फ्रांस का लीडर बना मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर की एक खास बात थी, ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, है ना? कंट्रोल एंड पनिशमेंट। वो किसी की नहीं सुनता था। और उसका जो तरीका था पनिशमेंट का वो क्या था? ही यूज टू पब्लिकली किल पीपल। किसकी मदद से? एक अपरेटस था, एक सेटअप था जिसका नाम था गिलेटिन। डॉक्टर गिलेटिन नाम के व्यक्ति ने वो बनाया था। वुडन पिलर्स थे जिसके बीच में ब्लेड था, व्यक्ति को रखते थे, लिटाते थे, और ब्लेड ऊपर से छोड़ देते थे, एंड द पर्सन वॉज बिहेडेड। ये सब हमने बात की थी। और अल्टीमेटली हमने ये भी देखा कि मैक्स मिलियन रॉबेस्पियर को भी लोगों ने अल्टीमेटली उसी गिलेटिन में मारा था। ठीक है? कुछ अच्छी बातें भी थी। रॉबेस्पियर ने मैडम और सर का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया था, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आ चुका था, इक्वालिटी की बात कर रहा था, है ना? प्राइसेस पे और वेजेस पे उसने एक सीलिंग
एक लिमिट फिक्स कर दी थी, होल व्हीट ब्रेड की प्रमोशन किया था, वो सब बातें हमने पढ़ी हैं। और इसके आगे हमने देखा कि रॉबस्पियर के जाने के बाद फ्रांस वाज गवर्न्ड बाय टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड वन डायरेक्टरी, जिसमें 5 मेंबर्स थे जिनको डायरेक्टर्स कहते थे। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, फ्रांस वाज एक्सपीरियंसिंग इंटेलेक्चुअल डार्कनेस, और यहीं पर हमने इंट्रोड्यूस किया था अ मैन विद अ लैम्प इन हिज हैंड, एंड दैट वाज नेपोलियन बोनापार्ट। यहां तक पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है। तो आइए आज के लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं बेटा, और एक बार क्विकली देखिएगा कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, किन टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वेरी क्विकली लेट्स लेट्स हैव अ लुक ऑन देम। देखो, आज के लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट रोल ऑफ वुमेन। इस पूरे रेवोल्यूशन में, इस पूरी कहानी में महिलाओं का रोल क्या था, रोल ऑफ वुमेन। या सवाल ये उठता है, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन? क्या महिलाओं ने भी कोई रेवोल्यूशन किया? क्या महिलाओं का भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल था? हाँ या ना, जो भी था हम बात करेंगे। विल टॉक अबाउट स्लेवरी, अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। न केवल फ्रांस बेटा, पूरे वेस्टर्न समाज। देखिए, ईस्टर्न कंट्रीज में इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, यहाँ पे मुद्दे अलग तरह के थे। इंडिया जैसी कंट्रीज में स्लेवरी नहीं, यहाँ पे अलग तरह का चीजें थी, यहाँ पे जमींदारी सिस्टम था वो, है ना। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, अमेरिका के अंदर, ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ऑफ कोर्स हम फ्रांस के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, बट दैट बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड कंट्रीज, स्लेवरी के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे किस तरह से रेवोल्यूशन इंपैक्टेड द एवरीडे लाइफ ऑफ द पीपल इन फ्रांस। और लास्ट में एक छोटा सा एक स्लाइड का कंक्लूजन है, जहां पे छोटा सा हम नेपोलियन का भी पार्ट देखेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, व्हिच इज डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। देखो, आपको क्विकली याद दिलाने के लिए, जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी तब भी हमने देखा था कि जब फोर्ट ऑफ बेसील के डिमोलिशन के समय लोगों ने अपनी आर्मी बनाई थी, पीपल्स मिलिशिया नाम दिया था उसको, अगर आपको याद हो तो बेटा याद रखिएगा। थोड़ा रिवीजन करते रहना बेटा, रिवीजन बहुत जरूरी है, वरना देखो, टीचर कोई भी हो, किताबें कोई भी हो, टीचर आके पढ़ा के चला जाएगा और आप समझ भी लेंगे बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, सही समझ में आ रहा है। आप बुक कोई भी यूज कर लीजिए, एनसीईआरटी या कोई दूसरी किताब अगर आप यूज करते हो या आपके स्कूल में यूज करते हो, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक वो चीजें ठहरेंगी नहीं, रुकेंगी नहीं आपके दिमाग में। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज मेक श्योर, हम कभी चर्चा करेंगे इस चीज पर, कभी हम एक सेपरेट सेशन रख लेंगे, रिवीजन किस तरह से करना है, किस फ्रीक्वेंसी में करना है, किस किस तरह से आप रिवीजन कर सकते हैं, है ना। एक एक बहुत कॉमन बात बच्चों की रहती है कि नोट्स बनाने नहीं आते हैं हमको। नोट्स किस तरह से बनाने हैं, नोट्स किस तरह से बनाने हैं, बनाने भी हैं या नहीं, ये सब हम इसके लिए एक अलग डिस्कशन का सेशन रख सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ एक मतलब यहाँ पे ये है बेटा, रिवीजन करते रहिएगा, वरना एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर, दूसरे के बाद तीसरा, हम आगे बढ़ते रहेंगे लेकिन पीछे का साफ होता जाएगा बेटा। तो ये ना हो, इसके लिए प्लीज प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स, ताकि वो कंटिन्यूटी बनी रहे, है ना, आपको रिलेट कर सकें। तो जब हम पीपल्स मिलिशिया की बात कर रहे थे, तो मेन एंड वुमेन बोथ वर एक्टिवली फाइटिंग एट द टाइम ऑफ आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। इवन आपको अगर याद हो, जब हमने कहा था कि नेशनल असेंबली, पिछले ही लेक्चर में, नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया, तो कितने, आर्मी तो थी नहीं फ्रांस के पास, कितने ऐसे वॉलेंटियर्स थे जिन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी, ये कहकर कि देश को जरूरत है, हम काम आएंगे। तो महिलाओं ने क्या कहा था कि यू गो फाइट फॉर द कंट्री, फॉर द किंगडम, फॉर द एम्पायर, यू गो फाइट फॉर द नेशन, वी आर हेयर फॉर द फैमिली। और हमने वहां पे ये भी पढ़ा था कि विमेन वर नॉट जस्ट टेकिंग केयर ऑफ देयर फैमिलीज, विमेन वर ऑल्सो अर्निंग लाइवलीहुड फॉर देयर फैमिलीज। सिर्फ परिवार को संभाल नहीं रही थी, परिवार के लिए कमा भी रही थी। तो महिलाओं ने हमेशा एक बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया है, स्पेशली इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस के समाज में महिलाओं ने आगे बढ़कर रेवोल्यूशन की हिस्सा बनी है।
So women have always been very actively participating in different events ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो हम कहीं पर भी ये नहीं कह सकते हैं कि महिलाएं ज्यादा एक्टिव नहीं थी या ज्यादा बाहर निकल कर नहीं आ रही थी या वो डॉर्मेंट या पैसिवली मूवमेंट में जुड़ रही थी. ऐसा बिल्कुल नहीं है. कई विमेन रेवोल्यूशनरीज तो ऐसी भी थी जिनको आगे मैं बात करूंगा, जिनके बारे में बहुत एक्टिवली उन लोगों ने मूवमेंट को लीड किया, कैरी फॉरवर्ड किया. ठीक है ना. देखिए, मुश्किलें बहुत थी. विमेन हैड टू अर्न फॉर देयर फैमिली. कई महिलाएं थी जो दर्जी का काम कर रही थी, सिलाई का काम कर रही थी ना, सीमस्ट्रेसेस. लॉन्ड्रेस का काम कर रही थी, कपड़े धोने का काम कर रही थी पैसा कमाने के लिए, है ना. बाजार में या गलियों में सब्जी बेचना, फल बेचना, फूल बेचना. देवर सेलिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, है ना. इवन देवर वर्किंग, देवर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, हाउस हेल्प. घरों में काम कर रही थी पैसा कमाने के लिए. सो देवर वर्किंग रियली वेरी हार्ड टू earn livelihood for their family while the men of the family, चाहे उनके हस्बैंड हो, चाहे उनके पिता हो, चाहे उनका भाई हो, बेटा हो, when they were busy in fighting for the war, तो ये काम कर रही थी ताकि परिवार को, समाज को चलाया जा सके. एजुकेशन का बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं था. हर महिला को फ्रांस में दे डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन. हाँ, ये कह सकते हैं कि जो अपर क्लास की महिलाएं थी, women या daughters who belong to upper class families, richer या wealthier sections of society, है ना, उनके पास एक एक्सेस था टू द एजुकेशन. कहीं ना कहीं उनके पास ये मौका था कि उनको स्कूल, या स्कूल तो नहीं थे उस वक्त, देवर कॉन्वेंट्स. कॉन्वेंट्स से चर्च के कॉम्पाउंड में ही पढ़ाया जाता था बाय बाय द सिस्टर्स एंड मदर्स. तो कॉन्वेंट में भेजकर उनको पढ़ा रहे थे. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनकी भी जल्दी शादी हो जा रही थी. देयर 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 मैरिजेस वर अरेंज्ड एट अ वेरी अर्ली एज. तो बट हाँ, ठीक है, कुछ हद तक उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि एजुकेशन का एक्सेस था, पढ़ाई का एक्सेस था. अदरवाइज इट वॉज वेरी टफ फॉर वुमेन टू गेट एक्सेस टू एजुकेशन, क्योंकि काम में ही व्यस्त थी. अच्छा, घर का भी ध्यान रखना है. पैसा कमा रही थी, काम कर रही थी, लेकिन घर का भी ख्याल रखना है. दे हैड टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज, है ना. खाना बनाना है, बच्चे का ध्यान रखना है, पानी लेकर आना है, या राशन शॉप्स के बाहर लाइन में लगना है. ठीक है ना. ये सब काम करने पड़ रहे थे. लेकिन स्टिल एक एक जेंडर बाइस था. फ्रांस की सोसाइटी में भी जेंडर बाइस था. फॉर सेम अमाउंट ऑफ वर्क, women were paid less, their wages were low, है ना. they were having lower wages as compared to men, as compared to their male counterparts. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे महिलाएं घर से बाहर निकल रही थी, जैसे जैसे वो काम करने जाती थी, बाहर निकलती थी, देवर एक्टिव इन सोशल लाइफ, देवर एक्टिव इन पब्लिक लाइफ, धीरे धीरे वो पॉलिटिकली भी अवेयर होने लगी. दे ऑल्सो स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स. दे स्टार्टेड रनिंग न्यूज़पेपर्स. ऐसे पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए विच वर नॉट ओनली ओन्ड बट रन बाय विमेन एक्सक्लूसिवली. सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ऐसे क्लब्स को चलाती थी, पॉलिटिकल क्लब्स को, जहां पर वो शाम को मिलती थी, या 2 दिन 3 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार मिलती थी, मीटिंग रखती थी, बातें करती थी. एंड दीज वर नॉट टिपिकल किटी पार्टीज. ये कोई किटी पार्टीज नहीं थी कि जहां पे ही हा किए और तंबोला गेम खेली हो. नहीं, वेरी डिफरेंट. पॉलिटिकल क्लब्स थे. राजनैतिक पॉलिटिकल डिसीजंस पर चर्चा की जाती थी, डिस्कशन किया जाता था. क्या सही है, क्या गलत है. एक अवेयरनेस पैदा होती थी, जागृति पैदा होती थी. ठीक है ना. ऐसा पढ़ा गया है, लिखा गया है कि उस वक्त फ्रांस के अंदर मोर देन 60 क्लब्स वर रनिंग विच वर एक्सक्लूसिवली, दे वर रन बाय वुमेन. 60 से भी ज्यादा पॉलिटिकल क्लब्स थे जो महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे थे, सिर्फ महिलाओं के लिए. छोटा नंबर नहीं है. ठीक है ना. और उनमें से एक बहुत पॉपुलर क्लब था जिसका नाम था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन. प्लीज प्लीज रिमेंबर दिस नेम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे क्लब्स की सहायता से नाउ दे वर गेटिंग अवेयर एंड दे वर डिमांडिंग देयर पॉलिटिकल राइट्स.
आपको अगर याद हो, व्हेन फ्रांस बिकेम रिपब्लिक, वोटिंग राइट्स तो मिले। इवन फ्रांस का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 में, वोटिंग राइट्स तो दिए गए थे, लेकिन किसको? ओनली मेन। विमेन वर नॉट गिवन देयर वोटिंग राइट्स, विमेन वर डिनाइड देयर पॉलिटिकल राइट्स। अब यहां पर महिलाओं ने कहा कि हमको भी पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, लाइक मैन। हम भी कमाती हैं, हम भी घर चलाती हैं, हम भी इस समाज के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने पुरुष हैं। हमको भी हमारे राइट्स चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स। जब 1791 में फ्रांस गॉट इट्स फर्स्ट एवर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पर क्या देखा कि महिलाओं को क्या बना दिया गया है? पैसिव सिटीजन्स। और पैसिव सिटीजन्स का मतलब कोई वोटिंग राइट्स नहीं, बट दे डिमांडेड देयर राइट टू वोट। राइट टू वोट चाहिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने काफी कोशिश की। नेशनल कन्वेंशन जो सरकार थी, जिसके लीडर कौन थे? रॉबस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, वो आदमी जो किसी की नहीं सुनता था, खटाखट टांग दिया उसने लोगों को। उस रॉबस्पियर ने भी कोशिश की, उसकी सरकार ने कोशिश की कि महिलाओं की जो स्थिति है, द कंडीशन, द सिचुएशंस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी शुड बी इम्प्रूव्ड। कोशिश भी की। जैसे स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, कि अब स्कूलिंग सबके लिए कंपलसरी है, हर लड़की को पढ़ने का अधिकार होगा। और पिता या परिवार का कोई भी सदस्य महिलाओं को, लड़कियों को फोर्स नहीं कर सकता उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए। नो वन कैन फोर्स women और गर्ल्स टू मैरी अगेंस्ट देयर विल। उनकी इच्छा के बिना कोई उनको शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकता था। ये भी बहुत अच्छी बात थी, है ना। और दूसरी चीजों की तरह मैरिजेस के लिए भी लॉ बन गए। मैरिज हैड टू बी रजिस्टर्ड अंडर लॉ। अब जब मैरिज को भी अंडर लॉ लेकर आ गए, तो अगर कभी भी कोई डिवोर्स को लीगल मान लिया। पहले शादी, डाइवोर्स, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सब पर्सनल लॉ के अंदर आते थे, जो धार्मिक लॉ के हिसाब से, रिलीजियस लॉज के हिसाब से चलते थे। अब इसको सिविल लॉ के अंडर में ले आए कि कानून के हिसाब से होगा। तो डाइवोर्स भी लीगल हो गया। और अब पुरुष हो या महिला हो, डाइवोर्स कोई भी मांग सकता है, ठीक है ना। तो महिलाओं को भी एक बहुत बड़ी ताकत मिली, ठीक है ना। और पढ़ाई के साथ साथ, अगर कोई पढ़ाई के बाद कोई महिला अगर जॉब करना चाहती है, अपना बिजनेस करना चाहती है, उसके लिए भी उसको फॉर्मल ट्रेनिंग मिलेगी। विमेन वर गिवन फॉर्मल ट्रेनिंग फॉर जॉब्स और फॉर रनिंग बिजनेसेस। या वो कोई आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, कितने अच्छे चेंजेस हैं, कितने पॉजिटिव चेंजेस हैं, है ना। समाज के अंदर महिलाओं की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितना पुरुष की है। और ये मानना चाहिए कि प्रकृति ने कुछ चीजें महिलाओं को इस तरह से दी हैं कि पुरुष उसको जीवन में कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी ताकत है टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, नए जीवन की शुरुआत करना, बच्चे के रूप में। एक बच्चे को जन्म देना, एक नए जीवन को जन्म देना, ये एक वो एक्सपीरियंस है जो कितना भी कुछ करके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके, कितना भी पैसा खर्चा करके, कितना भी मॉडर्नाइज होकर, ये वो एक्सपीरियंस है, वो एहसास है जो पुरुष कभी कर ही नहीं सकते। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं प्रकृति को भी ये पता है कि मेन माइट अपीयर टू बी स्ट्रोंगर। दिखने में शायद पुरुष स्ट्रांग है, फिजिकली हो सकता है, इमोशनली, मेंटली, इवन स्पिरिचुअली भी कह सकते हैं। बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे केसेस में विमेन आर स्ट्रोंगर देन मेन। 9 महीना छोड़िए, 9 दिन एक आदमी अपने अंदर किसी जीवन को रखकर उतने सैक्रिफाइसेस नहीं कर सकता है जितनी महिला करती है, ठीक है ना। ये ताकत और ये अधिकार सिर्फ महिला को दिया गया है। सो अनडाउटेडली कहीं ना कहीं प्रकृति भी मानती है। हमने प्रकृति को भी माँ का दर्जा दिया है, पिता का दर्जा नहीं दिया है, माँ का दर्जा दिया है ना। जन्म भूमि को या कर्म भूमि को भी हम माँ मानते हैं, प्रकृति को माँ मानते हैं। तो कहीं ना कहीं मदर फिगर, क्योंकि महिलाओं का इंपॉर्टेंस इस तरह से है। बहरहाल, तो ये सभी वो चेंजेस थे, ये सभी वो चीजें थी जो इंट्रोड्यूस की गई
सो दैट, और लीगल वैलिडेशन के साथ, ऐसे ही नहीं हवाबाजी, लीगल वैलिडेशन के साथ, सो दैट द सिचुएशंस कैन बी इम्प्रूव्ड। लेकिन महिलाओं ने कहा कि देखो बाकी सब बातें ठीक है, हमको हमारे पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, वी वांट आर वोटिंग राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स। इनके बारे में बोल सकते हो तो बोलो, इक्वल वेजेस के बारे में बोलो, वोटिंग राइट्स के बारे में बोलो। तो रेन ऑफ टेरर मतलब किसकी बात हो रही है? नेशनल कन्वेंशन, रॉबस्पियर। रॉबस्पियर ऑर्डर्ड क्लोजर ऑफ विमेन पॉलिटिकल क्लब्स। महिलाओं के द्वारा जो पॉलिटिकल क्लब्स चलाए जा रहे थे, रॉबस्पियर ने कहा बंद करो इनको। ही बैंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ विमेन, कि महिलाओं का राजनीति में कोई जरूरत नहीं, यू डोंट नीड टू इंटरफेयर इन पॉलिटिक्स, बंद करो। बहुत सारी विमेन रेवोल्यूशनरीज को, विमेन पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया गया, बहुत सारों को तो मार भी दिया गया। आपने पढ़ा है, हमने बात की है कि रॉबस्पियर का किस तरह से एक पॉलिसी थी कि अगर कोई उसकी बात ना माने तो वो उसको पब्लिकली मरवा देता था, इन दैट गिलेटिन। कई महिलाओं को मरवा दिया इसने। एक बहुत फेमस फ्रांस की विमेन रेवोल्यूशनरी थी जिसका नाम था ओलंपा डिगोस, उसको भी मार दिया यार, ये गलत किया। बहुत बोल्ड लेडी थी, बहुत बोल्ड। उसने कहा यू मिस्टर रॉबस्पियर, आई डोंट स्केयर ऑफ यू, मैं नहीं डरती हूं तुमसे, एंड यू लिसन टू मी। उस महिला ने, अगर आपको याद हो, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस 1791, वहां पे हमने बात की थी अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन। अकेली ओलंपा डिगोस के अंदर इतनी हिम्मत थी, उसने अपना एक चार्टर रिलीज कर दिया और उसका टाइटल रखा डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन एंड सिटीजन। बहुत बहादुर थी, बहुत बोल्ड लेडी थी। रॉबस्पियर की आंखों में आंखें डालकर, यू, मैं नहीं डरती हूं तुमसे, उसको मरवा दिया इसने। ये गलत किया, ये गलत किया। ओलंपा डिगोस। खैर, फ्रांस में जो महिलाओं ने ये वोटिंग राइट्स को लेकर, पॉलिटिकल राइट्स को लेकर मूवमेंट चलाया था, it was highly inspired, it highly inspired a lot of movements throughout the world। पूरी दुनिया में मूवमेंट चलने लगे, इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट्स। सफरेज का मतलब वोटिंग राइट्स, ठीक है ना? फाइनली इन 1946 women in France won their voting rights। सोचो कितना लंबा स्ट्रगल था यार, कितना लंबा। 1789 में रेवोल्यूशन शुरू होता है, 1789। और महिलाओं को वोटिंग राइट्स कब मिलते हैं उनके? फाइनली इन 1946। 1946, कोई 10-20 साल का मूवमेंट नहीं था, ठीक है ना? इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, नॉट जस्ट अबाउट फ्रेंच हिस्ट्री, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वेस्टर्न वर्ल्ड्स के अंदर एक प्रथा थी, एक फिनोमेना था, स्लेवरी। और ये पढ़ने और सुनने में जितना छोटा शब्द या आसान शब्द लगता है ना बेटा, ये असलियत में उतना ही डार्क था, उतना ही भयानक था। एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चल रहा था, आप यहां पे भी देख सकते हैं। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। देखो होता क्या था, यूरोप के जो बिजनेसमैन थे, अपर क्लास पीपल, रिच बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, यूरोप वो जमीन थी, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप, जहां पर एग्रीकल्चर का ज्यादा स्कोप नहीं था, देश भी छोटे छोटे थे, लैंड भी ज्यादा अवेलेबल नहीं थी फॉर एग्रीकल्चर, मौसम भी उतना अच्छा नहीं था, नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो क्या करते थे, यहां पर प्लांटेशन करते थे नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक लंबे समय के लिए। वैसे तो अमेरिका वॉज कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स, है ना? अमेरिका
पर भी यूरोपियन पावर्स का कब्जा था, कॉलोनाइजेशन था। तो यूरोपियन प्लांटर्स क्या करते थे, प्लांटेशन साइट्स कहां पर थी, अमेरिका में, खेती वहां पर करते थे। और वहां खेती करने के लिए लेबर चाहिए, प्लांटेशन साइट्स में आपको बहुत लेबर चाहिए। अफ्रीका पर भी कब्जा था। यहां से दे यूज टू टेक ब्लैक पीपल और उनको बड़े बड़े जहाजों में लोड करके, सामान की तरह, माइंड माई वर्ड, सामान की तरह, इंसान की तरह नहीं कि बढ़िया बड़े बड़े जहाज हैं, है ना, उसके बड़े बड़े क्रूज हैं, उसके डेक पर लेकर अरे नहीं भाई, कार्गो शिप्स थे जिनमें सामान लोड होता था। भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह, बोझे की तरह उनको उठाकर उन शिप्स में डाला जाता था। देवर देयर हैंड्स वर शैकल्ड, है ना, हैंडकफ्ड। उनके हाथों में और पैरों में बेड़ियां होती थी। जानवरों की तरह उनको भर देते थे उन शिप्स के अंदर, और अफ्रीका से कहां लेकर जाते थे, अमेरिका। बहुत लंबा सफर होता था, 2 महीना 3 महीना पड़े हैं उसी शिप के अंदर, ना खाने को मिल रहा है ढंग से, वहीं पर सुसु कर रहा है, वहीं पॉटी कर रहा है। बहुत बुरे हाल से लेके जाते थे यार, बिल्कुल। जानवरों को भी तुम अच्छा ट्रीट करोगे, इतना बदतर तरीके से। और ले जाकर वो नॉर्थ अमेरिका की जो प्लांटेशन साइट्स थी, वहां पर उनको डंडे के जोर पर, जबरदस्ती, वहां पर फ्री में काम करवाते थे, क्योंकि वहां पर लेबर शॉर्टेज थी। यूरोप में लेबर शॉर्टेज थी। तो जो जमीन की शॉर्टेज थी, लैंड, उसका सोल्यूशन क्या था, नॉर्थ अमेरिका, वहां पर खेती करेंगे। और लेबर की शॉर्टेज है, वो कहां से लेके जाएंगे, अफ्रीका से। तो ये यूरोपियंस अफ्रीका आते थे, यहां से लेबर ले जाते थे नॉर्थ अमेरिका। वहां पर प्लांटेशंस में जो भी उगाते थे, इंडिगो है, कॉफी है, शुगर है, ये सब उगाने के बाद कहां पर लाकर बेचते थे, यूरोपियन मार्केट में। ये पूरा एक ट्रायंगुलर ट्रेड चल रहा था, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चल रहा था। समझ रहे हो ना। और इन सब में बत्ती किसकी लग जा रही थी, ब्लैक्स, अफ्रीकन ब्लैक्स, जिनको निग्रोज भी कहा गया। एक एक वर्ड यूज किया गया उनके लिए, निग्रोज। वो अफ्रीकन ब्लैक्स जिनको स्लेव्स बनाकर अफ्रीका से नॉर्थ अमेरिका लेकर जा रहे थे। बहुत सारे मर्चेंट्स थे। फ्रांस की जो पोर्ट सिटीज थी, बूडवा, है ना, बूडवा, नैंटी, यहाँ के पोर्ट से आते थे अफ्रीका में, यहां से स्लेव्स को खरीदते थे। दे यूज टू बाय स्लेव्स, जो लोकल लीडर होता था उससे खरीद लेते थे, बदले में पैसा देते थे, और इनको ले जाते थे जहाज में भर के। समझ रहे हो ना। हाथ पैरों में बेड़ियां बंधी हैं, गर्दन में वो बेड़ी बंधी हुई है। 2-2 3-3 महीने लगते थे शिप से जाने में, फ्रॉम द कोस्ट ऑफ अफ्रीका ऑल द वे टू नॉर्थ अमेरिका। और वहां पर प्लांटेशन ओनर्स को बेच देते थे, और वहां पर होता था इनका एक्सप्लॉयटेशन। कहीं नहीं जा सकते हो, प्लांटेशन साइट को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हो। तुम जाकर देखो, तुम मारे जाओगे। और तुम जाओगे कहां भागकर, अनजान देश नहीं, अनजान कॉन्टिनेंट है, चारों तरफ पानी है, घर तुम वापस आ नहीं सकते अपने आप, वहीं मरो। यूरोपियन कंट्रीज के इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का कारण था ये स्लेव ट्रेड। फ्री में लेबर मिल रही है, फ्री में। समझ रहे हो ना। और ऐसा इनका ब्रेन वॉश करते थे कि भगवान भी चाहता है कि तुम हमारे गुलाम हो, दैट्स वाई यू आर बॉर्न ब्लैक। अगर वो नहीं चाहता तो तुम भी हमारी तरह गोरा पैदा होते। उनका ब्रेन वॉश करते थे उनको। और एक कहावत है, किसी झूठ को 100 बार बोलिए, वो सच लगने लगता है। इस तरह से उनको ब्रेन वॉश करते थे कि वो भी अपने आप को कोसते थे कि यार हमने कोई पाप किया होगा जो हम काले पैदा हुए, हमने कोई घोर पाप किया होगा कि उसकी सजा मिल रही। और उनको डराते थे कि देखो यही मौका है, इस पाप को धो दो, काम करो हमारे लिए, नहीं तो अगले जन्म में फिर कुत्ता बिल्ली बनोगे। तो वो बेचारा डरा हुआ इंसान और डर जाता था कि और भैया इसी जन्म में मर रहे हैं, अगले जन्म में फिर कुत्ता बिल्ली, नहीं 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 ठीक है प्रभु, काम करेंगे।
और तब भी चैन नहीं पड़ता था। तो क्या करते थे, कुछ स्लेव्स को यूरोप ले आते थे, घर के काम करवाते थे, ऑफिस के काम करवाते थे, डोमेस्टिक सर्वेंट वो भी तो चाहिए। बहुत लंबी लंबी डिबेट्स हुई यार, बहुत लंबी डिबेट्स हुई। किसी में इतनी दम नहीं था कि फ्रांस के अंदर इस स्लेवरी को बैन कर सके। ठीक है ना, किसी में दम नहीं था, नेशनल असेंबली में दम नहीं था, क्योंकि वहां के मर्चेंट्स का, बिजनेसमैन का जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी थी, उसका कारण था स्लेव ट्रेड। नेशनल असेंबली मानती थी कि स्लेवरी शुड बी अबॉलिश्ड, लेकिन उसको अबॉलिश करने का दम नहीं था। क्योंकि अगर स्लेवरी अबॉलिश कर दी तो बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो नाराज हो जाएंगे। अब अगर वो नाराज हो जाएंगे तो हमारा जो ये पूरा असेंबली है ना, ये बंद हो जाएगा। पैसा कहां से आएगा चलाने के लिए? ये कोई ऐसा लॉ पास ही नहीं कर पाए, बस डिबेट करते रह गए। कोई ऐसा लॉ पास नहीं कर पाए कि वरना सारे बिजनेसमैन हमारे खिलाफ हो जाएंगे। एक बंदे में दम था, रॉबस्पियर। 1794 में रॉबस्पियर वॉज द पर्सन हु बैंड स्लेवरी इन फ्रांस। इसने बैन किया था और सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया था। जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे किस रॉबस्पियर से पाला पड़ा था। मैंने कहा ना, सारे काम बुरे नहीं किए उस आदमी ने, कुछ ठीक भी किए थे। तो 1794 में नेशनल कन्वेंशन बैंड स्लेवरी इन फ्रांस। उसके ठीक 10 साल बाद, उसके ठीक 10 साल बाद 1804 नेपोलियन री इंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी इन फ्रांस। नेपोलियन ने 1804 में स्लेवरी फिर शुरू कर दी। ठीक है ना, फाइनली इन 1848 स्लेवरी वाज अबॉलिश्ड इन फ्रांस एंड फ्रेंच कॉलोनीज। फाइनली 1848। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा व्हेन वाज स्लेवरी फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रांस, 1848। अब सवाल ये आता है कि इस रेवोल्यूशन का, इस पूरे मूवमेंट का फ्रांस की जनता, उनके जीवन पे क्या असर हुआ? और बहुत बड़ा असर हुआ। भेड़ देखिए ना आपने, भेड़ वो सर झुका के बस चलती रहती है, ना सामने देखती है, ना पीछे, ना इधर ना उधर। वो इसलिए चल रही होती है क्योंकि सब चल रहे हैं। उसको नहीं पता कहाँ जाना है, क्यों जाना है, और कब तक चलना है। लोग भी चले जा रहे थे पुराने सिस्टम में। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले का जो समय था उसको ओल्ड ऑर्डर बोलते हैं, और उसके बाद वाले को न्यू ऑर्डर बोलते हैं। उस ओल्ड ऑर्डर में कि एक कन्वेंशन बना हुआ है, एक राजा है, एक रानी है, उसके मंत्रिमंडल है, हम प्रजा हैं, जैसा राजा चाहेगा वैसा चलेगा। ये चल रहा था। इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स की वजह से लोगों में एक समझ पैदा हुई, रैशनैलिटी पैदा हुई, सवाल करने की हिम्मत पैदा हुई, अपने अधिकार मांगने की जरूरत हुई। और अधिकार न मिले तो उन अधिकारों के लिए लड़ना और उन अधिकारों को छीनने की हिम्मत पैदा हुई। एक कहावत है, जहां सच ना चले वहां झूठ ही सही, और जहां हक ना मिले वहां लूट सही। ठीक है ना? लिबर्टी, इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना, राइट टू वोट, रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब क्या है, इसकी समझ पैदा हुई। पहले क्या था, ओल्ड ऑर्डर में, ओल्ड रिजीम में सेंसरशिप वॉज देयर, सेंसरशिप। अब जो लोग सेंसरशिप नहीं समझते हैं, सेंसरशिप का एक सिंपल मतलब समझना। आप लोगों ने जब कभी कोई मूवी देखी हो थिएटर में, मैं किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूट्यूब पर, प्राइम पर, नेटफ्लिक्स पर, मैं किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं थिएटर की बात कर रहा हूं। अगर थिएटर में आप कभी कोई फिल्म देखने गए हैं या जाते हैं तो आपने वहां जरूर देखा होगा कि फिल्म शुरू होने से पहले
उस फिल्म का एक बड़ा सा वाइट कलर का सर्टिफिकेट जैसा आता है, और बड़े बड़े अल्फाबेट की तरह उसमें लिखा रहेगा, या तो लिखा होगा यू, या फिर लिखा होगा ए, या लिखा होगा U/A, इस तरह से कुछ लिखा होगा। इंडिया में एक सेंसर बोर्ड है ना, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, CBFC। जब भी कोई मूवी मासेस के लिए थिएटर में रिलीज होती है, उससे पहले वो CBFC के पास जाती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको आम भाषा में सेंसर बोर्ड कहा जाता है। उसका काम होता है, उसके मेंबर्स का काम होता है मूवी रिलीज होने से पहले मूवी को देखना, और अगर उस मूवी में कुछ ऐसा पार्ट है जो समाज के लिए ठीक नहीं है, ऑडियंस के लिए ठीक नहीं है, स्मोकिंग के ऐसे सीन्स हैं जिसकी वजह से जो यूथ है वो स्मोकिंग के लिए इंस्पायर हो सकता है, शराब पीने के, वल्गैरिटी, किसी धर्म के खिलाफ, किसी समुदाय के खिलाफ कोई डायलॉग हो, कुछ ऐसा बोल दिया हो, ऐसे सीन्स को कट करना, और ये तय करना कि किस एज ग्रुप के लोग इसको ठीक देख सकते हैं। तो उसे यूनिवर्सल, है ना, यू मीन्स यूनिवर्सल, है ना, कोई भी देख सकता है। या U/A, आप देख सकते हैं अंडर पेरेंटल गाइडेंस, या फिर A, 18 साल से ऊपर के व्यक्ति देख सकते हैं, ऐसा करके एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसे सेंसर बोर्ड कहते हैं। सेंसर का मतलब क्या ठीक है उसे रखना, और क्या ठीक नहीं है उसे हटा देना। इसी तरह से ओल्ड रिजीम में 1789 से पहले, जब लुई 16 था, सेंसरशिप थी। जितनी भी बुक्स थी, न्यूज़पेपर्स थे, प्लेस थे, वहां सेंसरशिप थी। राजा जिस चीज को अप्रूव करेगा वो छपेगी, जिसको अप्रूव नहीं करेगा वो नहीं छपेगी। लेकिन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ? अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। अब लोगों के पास एक नई ताकत थी, जिसको आप कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार, आजादी। अब आप पूरी आजादी से अपनी बात कह भी सकते हैं, अभिव्यक्त भी कर सकते हैं, चाहे न्यूज़पेपर्स के थ्रू हो, पैम्फलेट्स के थ्रू हो, कोई दूसरा प्रिंटेड मटेरियल हो, मैगजीन हो, पब्लिक स्पीचेस हो। अब ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये अलाउड है या नहीं है। फ्रीडम ऑफ प्रेस। पूरा फ्रांस भर गया था भाई, पहले लोगों को मालूम नहीं चलता था, अब ये फ्रीडम आ गई। पेरिस के अंदर क्या हो रहा है, राजा क्या डिसीजन ले रहा है, सही है या गलत है, वो सब अखबार में छप रहा था, लोग पढ़ रहे थे। और जो लोग नहीं पढ़ सकते थे, देखो, न्यूज़पेपर्स की, मैगजीन्स की, या प्रिंटेड मटेरियल की एक साथ एक डिसएडवांटेज ये है, सिर्फ पढ़ा लिखा व्यक्ति, एजुकेटेड लिटरेट पर्सन, उसको यूज कर सकता है। इंडिया में भी जब आजादी का स्ट्रगल चल रहा था, वी वर हैविंग लाइब्रेरी मूवमेंट्स। लाइब्रेरी मूवमेंट का मतलब पता है क्या था? इट वाज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल। हिंदुस्तान के मंदिरों से लिया गया ये कॉन्सेप्ट, मंदिरों से। हिंदुस्तान के मंदिरों में क्या होता है? गांव का मंदिर है, सिर्फ पंडित जी को ही पता है मंत्र क्या है, या आरती कैसे पढ़नी है, बाकी लोग पढ़े लिखे नहीं। मेरी दादी, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, शी वॉज इलिटरेट, पढ़ी लिखी नहीं थी। सारी आरतियां याद थी, कैसे? किताब में से पढ़ के नहीं, मंदिर जाती थी, वहां सुनती थी, पंडित जी गा रहे हैं, सब लोग गा रहे हैं, वो याद हो गई। ऐसा ही था लाइब्रेरी मूवमेंट। एक पढ़ा लिखा आदमी है, उसको पकड़ो जरा, ये पकड़ो अखबार, हाँ हाँ, क्या करें भैया, यहाँ खड़े हो जाओ पेड़ के नीचे, पढ़ो जोर जोर से। एक आदमी अखबार पढ़ेगा और बाकी लोग बैठकर सुनेंगे। उससे क्या होगा? पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा होगी। सुन तो सकते हो, पढ़े लिखे नहीं हो तो। फ्रांस में भी हो रहा था, चाय की टपरी पर सब जगह किताब लेके आओ भैया, ये लुई 16 वाला जो है वो गड़बड़ कर रहा है, क्या कर रहा है, अपनी आर्मी भेज दिया है। अवेयरनेस, ठीक है ना। और इससे भी बढ़िया, प्लेज, सॉन्ग्स, नाटकों के अंदर, गानों के अंदर देशभक्ति का मैसेज छुपा दिया, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, लाइफ वॉज क्वाइट चेंज्ड, ठीक है।
थोड़ा सा नेपोलियन के बारे में बात करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे जितना आपके सिलेबस में है। देखिए, नेपोलियन का जो राइज था एज अ मिलिट्री डिक्टेटर, नेपोलियन भर्ती हुआ था फ्रांस की आर्मी में एज अ मैसेंजर, संदेश वाहक की तरह। 1799 से उसकी जर्नी शुरू होती है। 1804 में, 1804 नेपोलियन बोनापार्ट बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस। एम्परर, एक छोटे से सैनिक से लेकर एम्परर, इस तरह का प्रमोशन पूरे इतिहास में दो ही लोगों को मिला है। पहला नेपोलियन बोनापार्ट और दूसरा रॉबर्ट क्लाइव। नेपोलियन फ्रॉम अ मैसेंजर, फ्रॉम एन ऑर्डिनरी सोल्जर टू एम्परर ऑफ द एंटायर एम्पायर। और अपने आप नहीं बना था, बनाया गया। की कहानी कभी बताऊंगा आपको, मजा आ जाएगा आपको। इसके जैसा आदमी हिस्ट्री में हुआ ही नहीं। क्या प्लानिंग थी आदमी की। पूरा फ्रांस चरणों में लेटा था कि प्रभु आप बनिए हमारे राजा। अरे बोले चलो, अब तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये एम्परर बना 1804, इसने तय कर लिया कि फ्रांस के अंदर फंडामेंटल चेंजेस करने जरूरी है। फंडामेंटल चेंजेस। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट लेकर आया कि हर व्यक्ति को अधिकार है प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने और रखने का। फ्रांस के पूरे लीगल सिस्टम को यूनिफाई करके स्टैंडर्ड बना दिया। पहले क्या था, फ्रांस के अंदर जितनी स्टेट्स हैं उन सबके अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अपने अपने लॉज हैं, सबको यूनिफाई कर दिया। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड अ स्टैंडर्डाइज्ड अ यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम इन फ्रांस। पूरे फ्रांस के लिए एक जैसा लीगल सिस्टम, पूरे फ्रांस में यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। पहले हर स्टेट की अपनी करेंसी थी, अपनी लैंग्वेज थी और अपना ही सिस्टम था ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। तो फ्रांस यूनिफाई कैसे होगा, एक कैसे होगा, इसने किया पूरे फ्रांस के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स, ताकि ट्रेड को बढ़ावा दे सकें फ्रांस के अंदर। पूरे फ्रांस के लिए कॉमन करेंसी और पूरे फ्रांस के लिए एक कॉमन लैंग्वेज, फ्रेंच। जब तक भाषा एक नहीं होगी ना, यूनिटी तो हो ही नहीं सकती है। जब तक आप और मैं इसी बात पे लड़ते रहेंगे कि तुम बंगाली हो मैं मराठी हूं, तुम तमिल हो मैं तेलुगु हूं, तुम मलयाली हो मैं उड़िया हूं, तुम गुजराती हो मैं राजस्थानी हूं, तुम भोजपुरी हो मैं पंजाबी हूं, तब तक हमारे अंदर भारतीयता तो आ ही नहीं सकती है। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन लैंग्वेज। तो नेपोलियन को लोगों ने देखा एज अ मॉडर्नाइजर, और सिर्फ फ्रांस का नहीं, पूरे यूरोप का इसका इंप्रेशन ऐसा था सर। इवन एनिमी कंट्रीज यूज टू लाइक हिम। जो एनिमी नेशंस थे ना, वहां के लोग इसको बुलाते थे कि प्रभु वो हमारा राजा तो पगला है, इसको हटाइए, आप आ जाइए हमारा राजा बन जाइए। पीपल यूज टू सी हिम एज अ लिबरेटर। बिछ जाते थे इसके चरणों में लोग कि यही आदमी है जो हमको अपग्रेड करेगा, डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है ना। इसका टाइम पीरियड बहुत कम रहा, 1804 से 1815, बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू की बैटल में ये हार गया था। इसको हराना किसी की बस की बात थी। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया, चार बड़ी बड़ी पावर्स को मिलकर आना पड़ा एक साथ, तब जाके ये हारा। तब भी ये उनकी वजह से नहीं हारा। ही लॉस्ट हिज वाइफ जोसेफिन। जोसेफिन मर जाती है, तो ये रो रहा होता है बैठकर, और अब बोला मुझे नहीं लड़ना यार, जो करना है कर लो, मैं नहीं लड़ूंगा। अपनी जिंदगी में इस आदमी ने दो लोगों की बहुत इज्जत करी। पहला अपनी माँ, और दूसरा हिज वाइफ जोसेफिन। वो मर गई थी, शी डाइड। बोला मैं लड़ूंगा ही नहीं। बैटल फील्ड के अंदर अपने घुटनों पे बैठा था। तब भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसको मारे। मार नहीं पाए। ही वॉज डिफीटेड, ही वॉज नॉट किल्ड।
इसको मारने की हिम्मत नहीं थी किसी में, क्योंकि सबको ये विश्वास था कि मर ये सकता नहीं, और अगर इसके ऊपर अटैक किया तो ये बदला लेगा। हिंदी में कहावत है बेटा कि शेर का शिकार अगर करो तो उसको मार दो, उसको जख्मी मत छोड़ो, क्योंकि अगर तुमने शेर को जख्मी हालत में छोड़ दिया तो फिर वो बदला लेगा, और जिस दिन वो बदला लेगा वो तुमको नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना? तो 1815 में जब इसको हराया तो ये तय किया कि क्या करें इसका, इसको उठाकर एक आइलैंड पे डाल दिया, सेंट हेलिना, एक छोटा सा आइलैंड था, वहां पे डाल दिया, अकेले, कोई नहीं वहां पर, बस इसको खाना पानी पहुंचा देते थे, और पूरे आइलैंड पे भाई साहब अकेले। ऐसी सिचुएशन में भी ही सर्वाइव्ड फॉर 6 इयर्स। इस आदमी की मेंटल स्ट्रेंथ देखो यार। कोविड के अंदर लोगों को 15-15 दिन के लिए क्वारंटीन कर रहे थे, लोग पागल होके बाहर निकलने को हो रहे थे, जबकि लोगों के हाथ में मोबाइल फोन था, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब था। तब भी लोग पगला रहे थे कि भैया हम क्वारंटीन, अरे हम अकेले नहीं रह सकते। अकेलेपन से लोगों को डर लगता है। पीपल आर अफ्रेड, पीपल आर स्केर्ड ऑफ बीइंग अलोन। अकेलेपन से लोगों को बहुत डर लगता है, लोनलीनेस, अकेलापन खा जाता है। उस अकेलेपन में ही सर्वाइव्ड फॉर 6 इयर्स। ही डाइड इन 1821। क्या कर रहे थे? लिख रहे थे, वहां पढ़ा जाता था, पढ़ता था, लिखता था। ही यूज टू राइट हिज ओन एक्सपीरियंसेस। कभी मौका मिला तो आपको नेपोलियन की कहानी सुनाएंगे, अमेजिंग कैरेक्टर। ठीक है ना? इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियल्स थे, लिबर्टी है, पॉलिटिकल राइट्स है, इक्वालिटी है, उन्होंने कई कंट्रीज को इंक्लूडिंग इंडिया बहुत बहुत मोटिवेट किया। हिंदुस्तान के अंदर भी हम लोग एक लंबे समय तक वी वर फाइटिंग फॉर आवर इंडिपेंडेंस, वी वर फाइटिंग अगेंस्ट कॉलोनाइजेशन। ठीक है ना? और इंडिया में ऐसे दो आइडियल्स हैं, टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय। टीपू सुल्तान, रूलर ऑफ मैसूर, राजा राम मोहन रॉय, a very famous social reformer of India. They were highly inspired by French Revolution and the ideals of French Revolution. ठीक है ना? So beta ji, that was all about this lecture and this chapter. So I really hope आप लोगों को ये चैप्टर काफी क्लियर हुआ होगा, काफी सिंपल लगा होगा, कुछ उसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बट हाँ, प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स यार, रिवीजन मत छोड़ना भाई, प्लीज रिवीजन करते रहिएगा। है ना? कहीं भी कोई दिक्कत लगे, आप यू कैन प्लीज रीच आउट टू मी, आप कमेंट कर सकते हैं, आप लोग मुझे अपने डाउट्स बताइए, ताकि आने वाले सेशंस में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। या अगर ज्यादा डाउट्स हों, ज्यादा प्रॉब्लम्स हों, तो हम अलग से एक सेपरेट इस चैप्टर के लिए डाउट सेशन रख सकें। ठीक है ना? चलिए, सो आप लोगों से मुलाकात होगी इन द अपकमिंग लेक्चर्स विद द नेक्स्ट चैप्टर। Till then, this was Shubham Gupta signing off. I'll take a leave. Have a great time. Bye bye. See you soon. Sayonara.